हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, राइट? तो वेब डेवलपमेंट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? बेसिक बेसिक टर्म्स को हम लोगों ने एड्रेस किया था, लाइक इंटरनेट क्या होता है, सर्वर्स किसको कहते हैं, क्लाइंट्स क्या होती हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग पर्टिकुलर जब भी कोई पर्टिकुलर सर्च इंजन में हम लोग किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर सर्च करते हैं, तो बैक ऑफ द स्टोरी क्या होता है? जिस चीज़ को हमने सर्च किया वो कहाँ जाता था? सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, राइट? एंड फिर वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा कहाँ जाता था उस पर्टिकुलर डिमांड को लेके? डीएनएस के पास, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता था कि जो वेबसाइट हम सर्च करना चाह रहे हैं, राइट, उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस को हमारे पर्टिकुलर डिवाइस में डाल देता था, ठीक। यही होता था। दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में, कि अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, ठीक, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में 3 फाइल्स होती थी। एक होती थी हमारे पास एचटीएमएल, दूसरा होता था सीएसएस एंड तीसरा होता था जावास्क्रिप्ट। यानी कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट जो होता था हमारे पास वो 3 फाइल से मिलकर बना होता था, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ठीक। इन तीनों का क्या होता था? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी होता था। एचटीएमएल क्या होता था? हमारा कंटेंट बनाता था, राइट। सीएसएस क्या होता था? वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते थे हम लोग। एंड जावास्क्रिप्ट क्या करता था? फंक्शनैलिटी कर देता था हमारे वेबसाइट को, राइट, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट में इंटरेक्ट कर सकते थे, ठीक। तो आज हमारा मेन प्राइमरी फोकस होगा कि हम लोग एचटीएमएल फाइल्स पे क्या करेंगे, मतलब या फिर जो हमारे पास एचटीएमएल लैंग्वेज है उस पर हम लोग क्या करेंगे, फुल फोकस्ड होके पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लाइन आप देख रहे होंगे कि मैंने भी सर्च वेबसाइट, ये तो हमने बता ही दिया था कि फर्स्ट लाइन ये स्टेट कर रहा है कि जब भी आप पर्टिकुलर वेबसाइट कोई सर्च करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 3 फाइल्स आती है, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि आपके पास सीएसएस फाइल है, आपके पास जावास्क्रिप्ट फाइल है एंड आपके पास एचटीएमएल फाइल, ये 3 फाइल्स हैं। आप सीएसएस फाइल के अलोन मतलब वेबसाइट नहीं बना सकते। अकेले आप जावास्क्रिप्ट की फाइल से मतलब वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक। बट अकेले आप एचटीएमएल फाइल से क्या कर सकते हैं? वेबसाइट का क्रिएशन कर सकते हैं। मतलब HTML file is the most basic file required for creating any website. Without HTML file, we cannot create any website. ठीक, समझ में? HTML फंडामेंटल फाइल आपका इंपॉर्टेंस होता है। आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे ना तो HTML की फाइल को आपको इंक्लूड करना नेसेसरी है। विदाउट HTML फाइल यू कैन नॉट क्रिएट एनी वेबसाइट। और ऑब्वियस सी बात है ना कि HTML फाइल का काम क्या होता था? कंटेंट लिखना। तो आप ऐसा वेबसाइट थोड़ी बनाएंगे जिसमें कोई कंटेंट ही ना हो, राइट? ऑब्वियसली। सो HTML फाइल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? एक बेसिक कंडीशन कह सकते हैं या फिर एक बेसिक नेसेसरी फाइल होता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि HTML की बात कर रहे हैं हम लोग, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलते होंगे ना, तो मैंने लास्ट एग्जांपल दिखाया था पिछले लेक्चर में, मैंने सचिन तेंदुलकर लिया था। तो वहाँ पे आप लोगों ने साइट में देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स आपको ब्लू 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 करके दिखे होंगे, राइट? लेट मी ओपन दिस अगेन। सपोज यहाँ पे मैं एक और क्या करता हूँ, टैब ले लिया, तो यहाँ पे मैं सचिन तेंदुलकर लिखता हूँ, वापस से उस एग्जाम्पल में जाते हैं जहाँ से छोड़े थे, ठीक। तो सचिन तेंदुलकर हमने लिखा। अब मैं सचिन तेंदुलकर विकिपीडिया खोला, तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो विकिपीडिया है, ये सचिन तेंदुलकर का वेब पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुल चुका है विकिपीडिया पे, राइट। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो हमने HTML का फुल फॉर्म भी देखा वो क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर के जितने भी टेक्स्ट देख रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लू कलर के जितने भी आप टेक्स्ट देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? हाइपर टेक्स्ट। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट क्यों है ये? इसलिए हाइपरटेक्स्ट है क्योंकि आप अगर यहाँ पे क्लिक करिए ना, जैसे किसी भी, जैसे मैंने ओडीआई पे क्लिक करता हूँ, तो आपको एक दूसरी HTML की फाइल यहाँ पे खुली हुई दिख जाएगी, राइट। तो मतलब समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके एक HTML की फाइल में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जिसको आप क्लिक करिएगा ना तो एक दूसरा HTML का फाइल उसके बैकएंड में खुल जाएगा, राइट। जैसे इससे पहले कैसा कौन सा HTML फाइल था? सचिन तेंदुलकर के बारे में था। मैंने ओडीआई पे क्लिक किया तो दूसरा HTML का फाइल खुल गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आपको मतलब ब्लू कलर के हाइलाइटेड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? हाइपर टेक्स्ट, राइट। क्योंकि इसके अंदर इसको आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगा आपको, जो भी डिफरेंट HTML फाइल होगा। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे टेक्स्ट
जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट के अंदर दूसरे वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। समझ में आएगा? तो इनको हम लोग हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। अच्छा, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब हुआ कि सर्टेन क्या होता है ना, कभी कभी आप कोई पर्टिकुलर कंटेंट लिखते हो, राइट? इट्स जस्ट लाइक एग्जाम। जब आप एग्जाम देने जाते हो, सपोज आंसर शीट लेते हो, ये गर्ल्स ज़्यादा आसानी से रिलेट कर सकते हैं। जब आप आंसर शीट लिखने जाते हो, राइट, तो आप क्या करते हो? जनरली लड़कियां क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स ले जाती हैं, राइट? किसी चीज़ को हाईलाइट कर देंगी, किसी चीज़ को बॉक्स के अंदर लिख देंगी, राइट? किसी चीज़ को अंडरलाइन कर देंगी। ऐसा करती हैं लड़कियां, राइट? हम लोग को क्या है, हम लोग तो एक पेन लेके चले जाते हैं, बट जनरली लड़कियां यही करती हैं ना। तो वो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। इनफैक्ट जब आप एचटीएमएल में लिखते हो ना कंटेंट, तो आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हाईलाइटेड हो जाए या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर अंडरलाइन हो जाए, मतलब कुछ आप होता है, जैसे आप हेडिंग डालते हो, वो सब हम लोग आगे एग्जाम्पल में सीखेंगे मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। और बट इसको आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हो जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दिया लड़की के बारे में। जब भी आप एचटीएमएल की फाइल बनाओगे, तो अब इस बात आप कंटेंट लिख रहे हो, तो आप कंटेंट लिख रहे हो तो आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ हाईलाइटेड रहे, राइट? कुछ पर्टिकुलर चीज़ आपका क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए किसी वर्ड के अंदर, जो स्पेशल वर्ड्स होंगे आपके, राइट? तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक? तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक? अच्छा, ये जो मार्कअप लैंग्वेज हम लोगों ने अभी बोला ना, तो इसके लिए हमारे पास एचटीएमएल में डिफरेंट 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 टैग्स होते हैं, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टैग है हमारे पास यहाँ पे, हेडिंग एलिमेंट, ठीक? हेडिंग एलिमेंट का काम क्या होता है? दिस इज यूज टू मेक हेडिंग ऑफ द कंटेंट, राइट? जो आप मेन हेडिंग डालोगे ना, जो कंटेंट लिख रहे हो, जैसे आप लिखते होगे ऐसे, हेडिंग डालते हो ना, माई स्कूल पे ऐसे मैंने लिख रहा हूँ, माई कॉलेज, राइट, माई फादर। बहुत लोग अलग अलग चीज़ों पे ऐसे लिखते हैं, तो आप हेडिंग डालते हो। तो वो हेडिंग आप एच टी एम एल में हेडिंग कैसे डालते हैं, मतलब जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वेबसाइट में, उसकी हेडिंग कैसे डालेंगे? हेडिंग एलिमेंट का यूज़ करके, ठीक? अच्छा, इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, इस टाइप से होता है। इफ़ यू वांट टू सी द दिस इज द एक्चुअल सिंटैक्स। ये आपका एंगल वाले ब्रैकेट्स होते हैं और नीचे लिखते हैं H1। और ये होता है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसके बारे में लिख दूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग, ठीक? क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग, ठीक? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग। एंड ये वाला जो पार्ट है हमारे पास लास्ट में हम लोग ने जो लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक? ये हमारे पास क्या होता है, क्लोजिंग टैग। ये हो गया हमारे पास ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग टैग, ठीक? अच्छा, तो ये आपको सिंटैक्स होता है लिखने का। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग एलिमेंट को ओपन करते हैं, और ये इस तरीके से हम लोग हेडिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ये पर्टिकुलर सिंटैक्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का हेडिंग डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि हेडिंग एलिमेंट के अंदर भी क्या होता है ना, कभी कभार आप हेडिंग के अंदर छोटा सा मतलब सब हेडिंग देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इफ आई कैन से, जैसे सपोज मान लो, एक सेकंड, इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल, ये बुक जो मैंने ऑलरेडी पीछे सेट कर दिया था। अच्छा, आप यहाँ देखिए, इस वाले में यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हेडिंग क्या है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर कंटेंट्स, ठीक? ये सबसे मेन हेडिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं ना, ये जो नीचे के लिखा हुआ है चैप्टर्स के नाम, ये एक तरीके से कह सकते हैं सेकेंडरी हेडिंग है। मतलब इस मेन हेडिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स लिखा हुआ है, राइट? अगर जैसे सपोज अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास कंटेंट्स आप देख रहे हैं ना, इसको डिज़ाइन करने के लिए कोई बंदा इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेन हेडिंग डालेगा, दैट इज H1। H1 इज द मेन हेडिंग, एंड वहाँ डाल के ये कंटेंट्स लिख देगा, ठीक? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये H1 क्या हमारे पास ये मेन हेडिंग है, और इसके बीच में जो मैंने हेडिंग 1 लिखा है, ये कंटेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, ठीक? ये जो चीज़ है ना, हेडिंग 1 जो लिखा है मैंने, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, राइट? इस चीज़ के अंदर क्या कहते हैं, कंटेंट, राइट? तो हेडिंग एलिमेंट में क्या होता है, बेसिकली आपका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। दिस इज द ओपनिंग टैग, राइट? ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग टैग है, एंड ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग टैग है, ठीक? और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपका जो कंटेंट आप जो लिखना चाह रहे हैं, जो हेडिंग का नाम लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग का नाम लिया हेडिंग 1, राइट? तो आप ये जो लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक? ये हमारा जनरल सिंटेक्स होता है हेडिंग एलिमेंट का।
अच्छा, H2 H3 H4 H5 H6 का मतलब यही होता है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, राइट। H2 का मतलब ये सेकेंडरी हेडिंग है, मतलब एक मेन हेडिंग, उसके नीचे आपको एक दूसरा दूसरा हेडिंग डालना है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कंटेंट्स, जो आपने यहाँ पे शो किया हो, राइट। जैसे ये बुक है ना, इस बुक के जो कंटेंट्स है, अगर किसी को ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, राइट, सपोज किसी को ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो क्या करेगा, सबसे पहले मेन हेडिंग डालेगा, दैट इज H1। फिर उसके बाद वो डालेगा सेकेंडरी हेडिंग, शेप्स एंड स्पेसेस, नंबर्स फ्रॉम ऑन, ये सारे जो जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सब क्या आएगी हमारे पास सेकेंडरी हेडिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेब मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो सकता है, राइट। मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट जो आप बुक होता है, उस बुक के कंटेंट्स को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक। तो हेडिंग एलिमेंट का काम ही होता है हेडिंग देना, राइट। HTML में जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हेडिंग एलिमेंट का क्या यूज होता है हमारे पास, एक पर्टिकुलर हेडिंग देना, ठीक, जिससे आपका जो कंटेंट है एकदम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहे। अगर आप हेडिंग एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे, आप ऐसे एजनल यूज करेंगे, तो आपका जो कंटेंट होगा ना, वो एकदम बोरिंग टाइप का दिखेगा। वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक। एडवाइजरी हमारे पास यहाँ पे ये होता है हेडिंग एलिमेंट में, कि जो आपका टैग है ना, उसको आप पहले सीक्वेंशियल मैनर में यूज़ करें। बहुत लोग का आदत क्या होता है ना, कि जब आप वो हेडिंग एलिमेंट का यूज़ इस तरीके से करते हैं कि मेन हेडिंग डाल दे H1, ठीक, उसके बाद वो H2 को स्किप कर देते हैं, बाहर में जाए H2, मैं H3 लिखूंगा। देखो, ये चीज़ आप अगर यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल प्रोग्रामिंग एंड HTML, राइट। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंस हमारे पास यहाँ होता है ना, कि जब आप सी प्रोग्रामिंग वगैरह या फिर कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो वहाँ पे ये होता है कि आपका अगर रूल्स को, उसके रूल्स को मतलब क्या करते हैं, मतलब फॉलो नहीं करते हैं ना, तो होता क्या है कि एरर दे देता है। बट यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप मान लीजिए H1 की जगह बाद आप H2 नहीं लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट H3 लिख रहे हैं, तो या कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड वो डायरेक्ट S3 वाला मतलब बॉडी लैंग्वेज, या फिर S3 वाला जो हेडिंग एलिमेंट का डायमेंशन, उस हिसाब से वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक। H2 को स्किप कर रहे हैं आप, तो वो नहीं लिख प्रिंट करेगा H2 को, ठीक। उसको कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ से, समझ में आ रही है बात। बट एडवाइजरी यही होता है कि आप सिक्वेंशियल मैनर में लिखें, किसी भी पर्टिकुलर हेडिंग को स्किप ना करें, मतलब एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग में अचानक जंप ना करें। आप सीक्वेंशियल में, अगर आपने H1 यूज किया है, फिर आपको दूसरा हेडिंग एलिमेंट लग रहा है कि आपको यूज करना है, तो आप H2 यूज करिए। अगर आपको तीसरा हेडिंग यूज करना है, तो आप H3 यूज करिए, ठीक। टोटल 6 लेवल तक आप हेडिंग कर सकते हैं यूज, ठीक। मतलब 6 लेवल है, समझ रहे हो। तो वो मैं आपको एग्जांपल से अभी दिखाऊंगा, तो ये और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो टोटल 6 लेवल्स की हेडिंग होती है। अगर आप मान लो कोई पर्सन है, उसको सवाल आया कि नहीं मेरे को 6 लेवल से ज़्यादा हेडिंग की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम को तो तीन तीन तक की मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। मैक्स टू मैक्स आप चल लीजिए 4 तक जरूरत पड़ेगी, 6 तक तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट कोई होगा दिमाग से एक्स्ट्रा जीनियस, उसको लगेगा कि नहीं नहीं, 6 मेरे लिए कम पड़ रहे हैं, मैं 7वां लेवल लाना चाहता हूँ हेडिंग का, ठीक। 7वां लेवल लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए आप दूसरा टैग यूज़ करेगा हेडिंग एलिमेंट में। आगे आप जब HTML में ज़्यादा आप डिस्कशन में जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे इसको हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन सा टैग वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक। तो अभी हेडिंग एलिमेंट को जब आप नॉर्मली यूज़ करेंगे, तो 6 ही टैग्स आपको मिलेगा, ठीक। 6 लेवल्स मिलेंगे हेडिंग के, ठीक, राइट। तो ये समझ में आ गया कि क्या होता है हेडिंग एलिमेंट। H1 H2 का मतलब क्या होता है कि H1 हमारी मेन हेडिंग, H2 हमारी पास सेकेंडरी हेडिंग मतलब सब हेडिंग, फिर उसके नीचे हेडिंग कुछ डालना है आपको, फिर उसके नीचे कुछ डालना है, तो इस टाइप से आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स में अभी दिखाने वाला हूं। तो ये पहला एडवाइजरी था, ठीक। दूसरा एडवाइस का, डोंट यूज द सेम टैग रिपीटेडली। यस, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सेम टैग रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे H1 आपने यूज कर दिया ना एक बार, मेन हेडिंग आपने यूज कर दिया, ठीक। अब आप दूसरा चीज जो डाल रहे हैं ना, तो उसको आप सेकेंडरी हेडिंग में डालिए, राइट। आप मेन हेडिंग को ऐसे ही नहीं कर दीजिए, उससे क्या होगा ना, अगेन वो चीज़ क्या होगा, आपको बोरिंग लगने लगा। देखो, वेब डेवलपमेंट लोग क्यों सीखते हैं, वेब पेज डिजाइन करने के लिए। और वेब पेज अच्छा जितना आप बनाइएगा, जितना अट्रैक्टिव लुकिंग वेब पेज होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा, उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, राइट, ऑब्वियसली। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस यूज करना, एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आपका पर्टिकुलर वेब पेज अट्रैक्टिव लग सकता है, ठीक। तो ये सारी जो एडवाइजरी है कि ये इसको आप फॉलो करेगा, कि पहला चीज़ कि आप स्किप मत करिए किसी भी एलिमेंट को, राइट। आपने H1 यूज किया, तो आप फॉलो करिए एक सीक्वेंस ऑर्डर, H1 H2 H3। देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई हार्म नहीं होगा, राइट। आपका जिस टाइप से वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, उस टाइप से वेब पेज आपका बन जाएगा। बट
जस्ट एन एडवाइजरी कि आप सीक्वेंशियल मैनर में यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड लगेगा, राइट। दूसरा क्या है हमारे पास, ये तो आप दो एडवाइजरी हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट मैं अभी आपको ये तीनों यूज करके दिखाऊंगा, इसको वॉलेट करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा कि एक्चुअली में लगता कैसा है, ठीक। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या था, हेडिंग एलिमेंट था, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपने H1 ओपनिंग टैग यूज किया, ठीक। तो क्लोजिंग टैग आपको H1 डालना नेसेसरी है। आपने हो गया कि H1 डाला और आपने ये भूल गया क्लोजिंग टैग डालना, तो गड़बड़ हो है, ठीक। तब वो आपका रीड नहीं करेगा। एक्चुअली ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि होगा क्या ऐसा, ठीक। सब 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 केसेस हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हेडिंग एलिमेंट में ये पॉइंट्स इसमें क्या था इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग इसको हेडिंग एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक। मैं आपको पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमको इसमें क्या-क्या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वीएस कोड आपके पर्टिकुलर डिवाइस में होना चाहिए, ठीक। जैसे कि मैंने अभी वीएस कोड ओपन किया नहीं है, तो वीएस कोड मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, वर्चुअल स्टूडियो कोड, ठीक। वीएस कोड आपके पर्टिकुलर लैपटॉप में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, जैसे ये जब आप वीएस कोड खोलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ जाएंगे एक्सटेंशंस में, तो आपके पास एक एक्सटेंशन होना चाहिए लाइव सर्वर, ठीक। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं है आपके अंदर इंस्टॉल, तो आप लाइव सर्वर यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ LIV लाइव सर्वर, मेरे में तो शो ही हो गया था ना, राइट। आप लिख दीजिए लाइव सर्वर, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन है कि आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक। तो आप सारे परमिशन उसको ग्रांट कर दीजिएगा। लाइव सर्वर क्यों हम लोग इंस्टॉल करा रहे हैं, किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है, तो लाइव सर्वर इज जस्ट लाइक द टर्मिनल। जो आपका काम सी प्रोग्रामिंग में टर्मिनल करता था ना, सी प्लस प्लस में टर्मिनल करता था, राइट। वो यहाँ पे ये करेगा। लाइव सर्वर एक्चुअली क्या होता है कि जो आपने पर्टिकुलर HTML लैंग्वेज में कोड को लिखा है, ठीक, उसको वो क्या करता है, रीड करेगा, उसका वो आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक। तो ये काम होता है हमारे पास लाइव सर्वर का। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले वर्चुअल स्टूडियो कोड गेट, मतलब वर्चुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए, वीएस कोड होना चाहिए, ठीक। और उसके अंदर आपके पास एक एक्सटेंशन होना चाहिए, दैट इज लाइव सर्वर, ठीक। बाद में जैसे जैसे दूसरे दूसरे एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सब हम लोग टाइम के साथ देखेंगे। अप टिल नाउ आपके पास लाइव सर्वर होना चाहिए एक्सटेंशन, ठीक। तो मैं वर्चुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वर्चुअल स्टूडियो कोड में अ, मैं यहाँ पे अब लिखूंगा प्रोग्राम। तो मैं कोई भी पर्टिकुलर फाइल को क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, ठीक। तो इससे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जो कि हेडिंग एलिमेंट का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स में हेडिंग डालते हैं। जैसे सबसे बेटर एग्जांपल होता है हेडिंग एलिमेंट का, जहाँ पे सिर्फ हेडिंग एलिमेंट का यूज़ होता है, वो क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। जहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर बुक खोलते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे फर्स्ट पेज क्या होता है, कंटेंट्स होता है, सारे चैप्टर्स का नाम होता है, ठीक। ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, फिर उसके नीचे क्या होगा, चैप्टर्स का नाम होगा, ठीक। और इनफैक्ट अगर आप बहुत हायर ग्रेड में पहुंच गए, जैसे आप सपोज 11th 12th में बहुत फेमस बुक होती है फिजिक्स की, राइट, HC वर्मा, तो वहाँ पे आप HC वर्मा में देखेंगे तो चैप्टर्स के अंदर भी सब हेडिंग्स होती हैं। जैसे मान लीजिए काइनेमेटिक्स है, उसके अंदर होंगी काइनेमेटिक्स में क्या क्या आप पढ़ेंगे, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, ये सारे सब हेडिंग्स होते हैं उसके अंदर, ठीक। तो वो सारे चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। वो कैसे क्रिएट करते हैं, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन हेडिंग का यूज़ करेंगे, दैट इज हम लोग H1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। मेक श्योर सारा चीज़ आपका स्मॉल रहे और आप सब चीज़ को फॉलो करेंगे। तो मैंने H1 यूज़ किया, ठीक। एंड यहाँ पे सबसे मेन हेडिंग होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ contents, right, table of small contents, एक मैं जनरल एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। एक यहाँ पे एक्चुअली दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है ना, HTML का सबसे ज़्यादा खास बात यहाँ पे ये होता है कि स्पेस अगर आप दे देते हैं देयर इज़ नो इशू, ठीक। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहीं मान लीजिए जैसे यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक, यहाँ पे अगर मैं स्पेस ना देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला HTML में। बट हाँ, सी प्रोग्रामिंग में फ़र्क पड़ने लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इंट एक्स लिख रहे हैं सपोज़ आप, तो वहाँ पे मैं आप जब सी प्रोग्राम पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं ये चीज़ वापस से बताऊँगा कि वहाँ पे हर चीज़, मतलब जो भी ये चीज़ होता है ना, ये एक्चुअली में सेंसिटिव केसेस के अंदर आता है स्पेस सी प्रोग्रामिंग में, राइट। तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, HTML में ऐसा कोई मतलब चीज़ नहीं है।
इस ना केयर रखने के लिए, ये रीड कर लेगा उसको। तो ये सबसे पहला हमने हेडिंग वन डाल दिया, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो एच वन क्या बता रहा है, मेन हेडिंग है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आपका जब आप इसको आउटपुट कर जनरेट देखिएगा तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा सा आ जाएगा, डेट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स शो होता हुआ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज चालू होगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा मेन हेडिंग है तो वो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक। उसके बाद जितने चैप्टर्स होंगे वो सेकेंडरी हेडिंग है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के कंपेरेटिवली स्मॉल साइज के होंगे, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर क्या होता था हमारे पास, तो मैं एक आध चैप्टर लिखता हूँ, उससे आपको आइडिया होता है। जैसे एच टू है, ठीक, मैंने एच टू का यूज किया। तो देखो, अच्छा एक चीज़ और खास बात है, यहाँ पे देखिएगा। जैसे मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक, हटा देता हूँ वापस से, हटा न्यू फाइल करता हूँ, ठीक। वो बताना मैं एक्चुअली में मिस कर गया। जैसे मैं देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया ना एच वन, ठीक, एच वन मैंने लिखा, फिर मैं ऐसे आगे स्पेस देता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली आपने अपने में से किया। वापस से मैं करके दिखाता हूँ फिर से, मैंने आप में भी नोटिस नहीं किया है, ठीक। जैसे सपोज अभी मैं लिखने जा रहा हूँ तो इसको पता नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई साइन नहीं है किसी चीज़ का, राइट। कंपाइलर को पता नहीं कि मैं किस लैंग्वेज में कोड करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एच वन लिखता हूँ इस तरीके से, राइट, एच वन, अभी तक नहीं पता चला उसको। जैसे मैं एच वन लिखता हूँ ना, देखो समझ गया कि अब जो बंदा है ये क्या करने वाला है, एचटीएमएल का फाइल क्रिएट करने वाला है, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो समझ गया। अच्छा, एच वन के बाद मैंने क्या लिखा था, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट। ये हमारा मेन हेडिंग हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर्स के नाम आने वाले हैं उसको मैं सेकेंडरी हेडिंग में डालना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एच टू से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर क्या होता था हमारे पास, वेक्टर्स, राइट। सपोज मेरे को उतना याद नहीं, मेरे को कॉलेज में हूँ, मुझे उतना याद नहीं है कि क्या होता था। नाम मैं सपोज लिख दिया वेक्टर्स, ठीक। अच्छा, वेक्टर्स के अंदर कुछ सपोज सोचो तुम, क्या होता था सेकंड रीडिंग वेक्टर्स में, क्या क्या पढ़ते थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे, क्वांटिटीज़ की, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता है, मतलब जो जो हमारे पास याद करते हैं, एक बार रिकॉल आउट करते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे, ठीक। तो सब हेडिंग यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर सब हेडिंग क्या क्या था हमारे पास, सपोज सब हेडिंग था। तो सब हेडिंग को मैं और मेन हेडिंग, उससे छोटा हेडिंग हमारा चैप्टर्स का नाम था। अब सब हेडिंग मतलब चैप्टर्स से छोटे साइज में लिखा जाएगा वो सारी चीज़ें, समझ में आ रही है बात। आप कोई भी पर्टिकुलर बुक उठा के देखिए, सबसे डार्कर में लिखा होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद क्या होता था हमारे पास, लिखा होता था चैप्टर का नाम, जो कि इससे स्मॉल फॉन्ट में यूज होता था, राइट। जो फॉन्ट होता था टेबल कंटेंट्स को ज़्यादा होता था, चैप्टर्स का नाम आप लिख रहे हैं तो स्मॉल फॉन्ट में होगा। और अब चैप्टर के अंदर सब टॉपिक डाल रहे हैं आप, ठीक। तो वो और स्मॉल फॉन्ट्स में यूज हम लोग उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे एक तीसरा हेडिंग डालता हूँ, ठीक, सब टॉपिक। मतलब ये चैप्टर के भी अंदर चैप्टर आ रहा है, मतलब चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स लिख रहे हैं, तो उसकी जो साइज होगी वो ऑब्वियस बात है छोटी ही होगी, राइट। एच थ्री में मैं लिखता हूँ क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते थे हम लोग, राइट। फिर क्या क्या पढ़ते थे इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, आप लोग ऑब्वियस सी बात है, बस यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ कैसे ही लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, तो मैं इस तरीके से इसी में बता दिया, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगी, थर्ड हेडिंग आ गई। ये हो गया मालूम, मैंने वेक्टर्स के अंदर सब हेडिंग डाल दी। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं तो अगेन हमको चैप्टर का नाम लिखना है, तो वो एच टू में ही लिखा जाएगा, राइट। सेकेंड हेडिंग में ही लिखा जाएगा जो हम लोग ने एच टू यूज़ किया था। तो अगेन दूसरा चैप्टर क्या आता था हमारे पास, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, राइट। तो मैंने काइनेमेटिक्स इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ एच टू, सपोज इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, राइट। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा जो सब टॉपिक होता था वो क्या आता था काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन इन वन डी, राइट, मोशन इन वन डी एक सब टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, एस थ्री, राइट। फिर इसके अंदर दूसरा सब टॉपिक होता है मोशन इन टू डी, राइट, मोशन इन
2D। अभी तक इतना ही रखते हैं, सपोज आगे मैं चैप्टर से लिखूंगा, बस ये जस्ट एक डेमो दे देता हूँ, ठीक। चलो आपके लिए मैं एक और चैप्टर लिख देता हूँ। दूसरा चैप्टर क्या होता है, काइनेमेटिक्स पर एनएलएम, राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एच टू, लॉज ऑफ मोशन लिख दो सीधे, लॉज ऑफ मोशन, ठीक। ये इसका क्लोजिंग टाइम मैंने डाल दिया, राइट। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स दे दो। लॉज ऑफ मोशन क्या क्या पढ़ते थे, रिलेटिव मोशन तो काइनेमेटिक्स में ही लोग पढ़ाते थे। क्या पढ़ते थे, फोर्स के बारे में पढ़ते थे, राइट। ना भी याद नहीं आ रहा, फोर्स लिख देते हैं, ठीक। टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप्स, टाइप ऑफ फोर्सेस, इस टाइप से लिख पढ़ते थे। और एक टॉपिक और बोल दो, क्या पढ़ते होंगे उसमें, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन एक अलग टॉपिक होता था ना, फ्रिक्शन, ठीक है। अब बोलेगा कोई HTML में उल्टा के बोलेगा, उसको फ्रिक्शन अलग चैप्टर ही दिखेगा, राइट। मैं HTML को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ, फिजिक्स में ऐसा चलता था, ठीक। मान लो मैंने एक टाइप से मैंने अपना क्या कर दिया, कंटेंट को क्रिएट कर दिया, ठीक। ये पूरा का पूरा कंटेंट हो गया। हम्म? तो अब अगर मैं इसको कोड को एक बार वापस से मतलब रीड करता हूँ, तो सबसे पहला क्या है, हेडिंग वन, मेन हेडिंग, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर उसके बाद क्या है, H2, दैट इज सेकेंडरी हेडिंग, चैप्टर का नाम मैं लिख रहा हूँ, वेक्टर्स। उसके बाद वेक्टर्स के अंदर मैं सब हेडिंग डाल रहा हूँ, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक। फिर दूसरा मैंने चैप्टर चालू किया काइनेमेटिक्स, उसके अंदर मैंने सब हेडिंग डाल दिया, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। फिर मैंने तीसरा चैप्टर किया लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर मैंने सब हेडिंग डाल दिया, टाइप ऑफ फोर्सेस और फ्रिक्शन, इस टाइप से मैंने डाल दिया, राइट। तो यूज समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि ये इसका आउटपुट एक्चुअली में दिखता कैसे है, ठीक। अब कोई सोचेगा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सब कोड लिख दिया, अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसे कर देता हूँ, तो ये नहीं ओपन होगा, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा, इसको एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डालना पड़ेगा, फिर उस फोल्डर को आप ओपन करिएगा, जिसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, मैं हूँ ना। तो ये पर्टिकुलर मैंने कोड लिख दिया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल, इसको सेव करूँगा पहले, ठीक। तो सेव एज, सेव कर लिया। अब फिर इसका नाम क्या कर देता हूँ, सपोज मेरा नाम देने का मन किया, हु, राइट, बहुत क्यूट सा नाम है, हु। तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं ना, ये HTML फाइल डिटेक्ट कर लिया, राइट। आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि HTML फाइल को क्या कर दिया, डिटेक्ट कर लिया, ठीक। तो आपको डॉट HTML का एक्सटेंशन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डाला है। लेकिन अगर आप कोई नई फाइल मतलब इस टाइप से क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आप पहले फाइल को सेव करेंगे और बाद में क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, तब आप को क्या करना पड़ेगा, डॉट HTML का फाइल एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है। जब आप सी प्रोग्रामिंग करते थे, याद करिए, तो वहाँ पे क्या करते थे, सी का कोड लिखते थे तो डॉट सी का एक्सटेंशन डालते थे, राइट। क्यों डालते थे डॉट सी का एक्सटेंशन, इसलिए डालते थे कि जो हमारे पास कंपाइलर है उसको समझ में आ जाए क्या, कि अच्छा ये सारी फाइल्स है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक। जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में लेक्चर डालूंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कंपाइलर कैसे समझता है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे HTML के फाइल बना रहे हैं, तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है लाइव सर्वर, वो समझ जाए कि अच्छा ये है HTML की फाइल, इसको हम इसका मेरे को आउटपुट जनरेट करना है, ठीक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट HTML लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब हम लोग पहले फाइल को सेव करेंगे, बाद में कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही कोड लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये समझ गया हमारे पास कंप्यूटर की HTML फाइल है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अच्छा, मैं सेव करता हूँ इसको सपोज डेस्कटॉप में, ठीक। तो डेस्कटॉप में मैं कहीं भी सेव कर दिया इसको, ठीक। तो मैंने सेव कर दिया इस चीज़ को, राइट ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हूहू नाम का सेव हो गया है, ठीक। एक फ़ोल्डर बना ही देता हूँ मैं, एक फ़ोल्डर बना दिया मैंने, सपोज ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने इस हूहू को डाल देता हूँ, ठीक। तो ये हूहू चला गया न्यू फ़ोल्डर के अंदर, ठीक। अब मैं वापस से VS कोड में जाऊँगा, ठीक। तो अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं सपोज फ़ोल्डर, यहाँ आप देखेंगे मैं ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। तो मैं ओपन फ़ोल्डर करता हूँ, कहाँ पे था मेरा फ़ोल्डर, डेस्कटॉप में था, न्यू फ़ोल्डर, दैट इज़ सिलेक्ट फ़ोल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हू डॉट HTML आ चुका है, ठीक। तो इसको आप ओपन करिएगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका कोड दिख रहा है। अब आप क्या करिए, इसको ओपन करिए, लाइव, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ओपन हो जाएगा। तो आपने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो ये देखिए कैसा आपका प्रोग्राम आ गया, ठीक।
तो आप समझे ये मेन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटीज, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन हेडिंग है टेबल कंटेंट उसका साइज देखिए, देख रहे हैं आप, राइट। एक सेकेंड, उसका साइज देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़ा साइज का है, ठीक। फिर उसके बाद फैक्टर्स, चैप्टर का नाम टेबल ऑफ कंटेंट से कंपेरेटिवली क्या है, छोटे साइज का है, ठीक। एंड आप उसके सब हेडिंग देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स से भी छोटे हाइट का, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका क्या होता है, चैप्टर की नेमिंग होती है कि सबसे बड़ा होगा टेबल कंटेंट, फिर चैप्टर्स होंगे और फिर उसके अंदर जो सब हेडिंग्स होंगे उस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक। अच्छा, आपको यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है ना देख के, समझ में आई बात। अब ये इस तरीके से मैं अगर वेब पेज को अपलोड कर दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा देखने में। क्यों नहीं मजा आएगा? क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, स्टाइलिंग हम लोगों ने यूज़ की नहीं है। तो समझ में आ रहा है अब यूज सीएसएस फाइल का क्या यूज़ होता है, कि अगर आप एचटीएमएल का फाइल बनाएंगे ना तो एक्चुअली में एचटीएमएल का फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। इस तरीके से नॉर्मल, क्योंकि जो आपने कंटेंट लिखा है ना, जो आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा है वो कंटेंट एज इट इज़ क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कंटेंट ही आएगा, ठीक। कोई स्टाइलिंग नहीं आएगा। आपको कुछ स्टाइलिंग करना है, आपको अगर अच्छे फॉर्म में लाना है ना तो सीएसएस फाइल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सीखेंगे सीएसएस फाइल का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक। अभी के लिए फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे पर्टिकुलर क्या है, हमारे जो कंटेंट है, जो एचटीएमएल का फाइल है उस तरीके से हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक। अच्छा, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कि किस बात से इंटरेस्ट, सोचो कि अच्छा मैं उसको ना, जो अभी पॉइंट बताना हो ना, अभी जस्ट 2 सेकंड बाद बताता, अभी कुछ और चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक। ये तो हमारा ये वाला फायदा। अच्छा, ये आउटपुट आपने देख लिया, ठीक। अच्छा, एक खास बात और बताऊँ आपको, खास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने हटा दिया सपोज, ठीक, इसको मैंने हटा दिया, राइट। एंड अब मैं इसे भी हटा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसमें एक और चीज़ मेरे को बताना है, तो इसको मैं हटाता नहीं हूँ, मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक। अच्छा, एक डिफरेंस आपको अभी मैं दिखाता हूँ, क्या डिफरेंस दिखाता हूँ। जनरली आप जब सी प्रोग्रामिंग करते हो ना, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग की है, राइट, उनके लिए, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग की होगी वो देखता होंगे, वो कोड जब सेव करते होंगे ना तो उनका कोड सेव हो जाता होगा, राइट। कोड सेव होने का मतलब क्या मैंने कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोड सेव करिएगा ना तो आपका ये पूरा का पूरा कोड सेव हो जाता है सी में। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एचटीएमएल का कोड है तो इस तरीके से दिख रहा है, सी का कोड अलग तरीके से दिखता है, ठीक। लेकिन वो कोड सेव हो जाता था, ठीक। आप उस कोड की फाइल को सेव कर देते तो वो सेव हो जाता था। बट एचटीएमएल में बताएं क्या होता है कि आपने कोड की फाइल तो सेव कर लिया, ठीक, ये हूहू डॉट एच टी एम एल कोड की फाइल तो सेव कर लिया, लेकिन आपने एक बार जब आउटपुट जनरेट कर लिया ना तो आपका कोड सेव नहीं होगा, आपका आउटपुट सेव होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, राइट। जैसे मैं, अगर यही था हमारे पास हूहू डॉट एच टी एम एल, आप इसको खोलिए, आउटपुट आया, कोड नहीं आएगा। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप सी प्रोग्रामिंग करते थे या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करते हैं, कहीं पे भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी को भी अगर प्रायर प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का नॉलेज है, तो अगर कहीं पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्राम का जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आपका प्रोग्राम का मतलब एक्चुअली जो आप प्रोग्राम लिखे वो सेव हो जाता है, ठीक। देख, राइट, आपका आउटपुट नहीं सेव होता है, ये बात भी है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, राइट। जैसे अम, यहाँ पे आप देखिए ये चीज़, ये मान लो कोई कोड है, राइट, आयुष, मैंने किया है कोड कुछ, सपोज इस तरीके से मैंने कुछ भी कोड लिखा है यहाँ पे, राइट, आयुष डॉट से, ये मैंने कोड लिखा है, तो ये कोड एक्चुअली आप देख रहे हैं सेव हो चुका है कोड, ठीक। बट अगर इसका आउटपुट मैं जनरेट करूंगा तो टर्मिनल पे जाऊंगा और इसका आउटपुट में भी ये है, इसका आउटपुट सिया, मान लो ये ऑब्वियसली यही आउटपुट है, जितना मुझे याद आ रहा है जब मैं लिखाऊंगा बहुत पहले कोड, तो सिया इसका आउटपुट, जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये खुलेगा नहीं, इसका आउटपुट खुलेगा नहीं, आपको समझ में आई बात। ये जो एग्जीक्यूटिबल फाइल बनता है ना सी डॉट सी, वो खुलेगा नहीं, ठीक। ये सब सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, हम लोग एचटीएमएल से बहुत बाहर आ चुके हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, सी प्रोग्रामिंग करते हो, सी प्लस प्लस करते हो, कहीं पे भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक, तो आपका जो एक्चुअल कोड है ना वो सेव होता है, जैसे यहाँ पे एक्चुअल कोड सेव हो गया, ठीक। बट एचटीएमएल में ऐसा नहीं होता है। एचटीएमएल में आपने हु यहाँ पे, आपने आपको याद है यहाँ पे आपने ये कोड लिखा है, हु कर रहा है, ओहो ये है हु, ये भगाओ इसको, ये हु डॉट एच टी एम एल है ना, ठीक, तो ये आपने कोड लिखा है, राइट, हु डॉट एच टी एम एल, तो ये कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आपने जब हु डॉट एच टी एम एल को सेव किया था तो ये कोड सेव हुआ था, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर, राइट, मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, लाइव सर्वर पे ओपन किया ना, मतलब इसका जब आपने आउटपुट जनरेट किया तो इसका अब आउटपुट सेव हो गया, राइट, यू कैन सी, इसका क्या हो गया, हमारे पास आउटपुट सेव हो गया, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान है। अच्छा, अब किसी मतलब दूसरे आदमी का, अब मेरे को तो पता है ना भाई कि मैंने ये कोड लिखा है, ठीक,
मान लो कोई दूसरा आदमी आया या फिर मैं ही हूँ, बाद में मतलब 1-2 साल बाद आया और मैं देखा इस पर्टिकुलर आउटपुट को, और फिर मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि अरे यार मैंने क्या कोड लिखा होगा ऐसा आउटपुट बनाने के। एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसा मैं होपफुली मेरे साथ तो नहीं होगा, आपके साथ भी ना हो, क्योंकि बहुत सिंपल सा कोड है। बट सपोज़ कि मेरा दिमाग पगला गया और मैं आया, मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या कोड लिखाऊंगा इस चीज़ को लिखने के लिए, राइट। तो ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं वापस से अपना कोड देख सकता हूँ कैसे। आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं, राइट। इंस्पेक्ट देखिए और ये देखिए आपका, आपने जो कोड लिखा है यहाँ पे खुद एग्जैक्टली आपका कोड आ गया H1, राइट। H1 H2 H3 जो आपने लिखा था वो एग्जैक्टली ये कोड आ गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपने जो कोड लिखा है वो इस तरीके से पूरा का पूरा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। हम्म, तो क्लियर हो गया कि अगर आपने कोई भी एचटीएमएल फाइल क्रिएट की है तो उसका आउटपुट सेव होगा, आपका कोड सेव नहीं होगा। बट अगर आपको आपका आउटपुट जानना है तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बटन में जाएंगे, आपको अपना आउटपुट पूरा दिखने लगेगा, राइट। एंड इफ यू क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पे ये जा रहा हूँ, ठीक, टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट। एकदम एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है। क्या एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है? एग्जैक्ट सेम प्रोसेस वो वाला जो आपने वेबसाइट में नहीं एडिट किया था पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोग लास्ट में वेबसाइट के एचटीएमएल फाइल्स को एडिट करते थे ना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो ये हमारे पास एचटीएमएल का फाइल है, हम लोग यहाँ पे भी इसको एडिट कर सकते हैं एज यू विश, आप एडिट करके देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन एडिट टेक्स्ट का, आप इसको हटा के क्यूटी हु कर दीजिए इस बार, क्यूटी हु, लो, क्यूटी हु, देख रहे हैं, राइट। एंड ये हटा दो, ये हो गया क्यूटी हु। खास बात बताएं क्या है, खास बात ये है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मेरे को क्या लगता है, एक बार मैं वापस आप इस फाइल को खोल के देखिए, क्यूटी हु है ना, ठीक। अब मैं इसको कट करता हूँ, राइट, इसको भी कट करता हटाता हूँ, वापस से मैं इस फाइल को खोलूँगा, राइट। तो आपको वापस से वो चीज़, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो था वो मिल गया, राइट। एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ था वेबसाइट में, कि हम लोग एडिट तो कर देते थे एचटीएमएल का फाइल, राइट, जैसे ही बट रिफ्रेश करते थे तो वापस से जो पुराना वेबसाइट है वो आ जाता था, ठीक। वही होता था ना वहाँ पे। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिला, बट लॉजिक यहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे लॉजिक क्या था, क्या बताया था मैं वहाँ पे, आपको मैंने ये बताया था ना कि अब जो आपका जहाँ पे आपने एडिटिंग की है वो आपके लोकल नेटवर्क में एडिटिंग की है, ठीक। लेकिन जब आप रिफ्रेश करते हो तो आप वापस से डीएनएस के पास जाते हो, डीएनएस वापस से वो तीनों फाइल्स लाता है। तो एक्चुअली आपने जहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल स्टोर है वहाँ पे आपने एडिटिंग नहीं की है, राइट। आपने अपने पर्टिकुलर डिवाइस में एडिटिंग की है, आपने अपने लोकल नेटवर्क में एडिटिंग की है, राइट। तो इसलिए जैसे आप रिफ्रेश कर दो तो वापस से वो सारी फाइल्स आती हैं, तो आपने जो पर्टिकुलर चीज़ लिखा था, जो पर्टिकुलर चीज़ एडिटिंग की थी, वो सबका सब हट जाता है, ठीक। बट यहाँ पे रीज़न क्या है, यहाँ पे मैंने क्यूटी हु एडिट किया तो वो जब वापस मैंने खोला फाइल, तो वो क्या हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो रीज़न यही है कि आपने एक्चुअली में उसको सेव थोड़ी किया है, आपने तो बस एडिट किया ना। सेव करेंगे जैसे मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड में ये कोड लिखा हुआ ना, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या करता हूँ, क्यूटी हु कर देता हूँ, ठीक। सपोज मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्यूटी हु कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस एस डाल दूँ, दाब के सेव कर लूँ, या फिर मेरा मन करे कि फाइल्स में जाके सेव करने का, लो सेव कर दो, राइट। तो जैसे इन सबकी जैसी जिसकी सोच, राइट। तो मैं हु पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं आप क्यूटी हु, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सेव कर दिया तो क्यूटी हु आ गया, राइट। बहुत सिंपल है एचटीएमएल, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो जो कि मैं दिखाने वाला था कोड्स के थ्रू, राइट। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर मैं टैग, इसका क्लोजिंग टैग नहीं डालता, सपोज मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने H1 से चालू तो किया लेकिन मैंने ये हटा दिया, मैंने डाला ही नहीं, हटा दिया, क्लोजिंग टैग नहीं डाला, राइट। अब क्या होगा, अब सोचो क्या होगा। अब सेव करके देख लो ना, उसमें पूछने वाली क्या बात है, राइट। इसको मैंने सेव कर लिया, अब खोलता हूँ वापस से, कोई चेंज नहीं दिख रहा आपको, कुछ चेंज दिख रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा। अब बताओ, एक्चुअली हुआ ये
कि आपने यहाँ पे जब कोड लिखा ना, H1 आपने नहीं डाला, एक्चुअली ये बहुत इंटेलिजेंट है एचटीएमएल। आपने H1 यहाँ डाला, इसका क्लोजिंग टैग नहीं डाला, ठीक, लेकिन आपने H2 जैसे डाल दिया ना, तो ये एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे आपका कोड क्या हो गया, क्लोज हो गया, H1 टैग क्लोज हो गया, राइट। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने H1 डाला, राइट, आपने इसको क्लोज नहीं किया, बट आपने, एक सेकंड इसको वापस सेव कर लो, मैंने इसको क्या कहते हैं सेव कर दिया, ठीक, एंड आप देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आपको आया है, राइट, एग्जैक्टली वो सारी की सारी चीज़ें सेम, मतलब डायमेंशंस में लिखी गई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपने वहाँ पे चेंजेस किए, राइट, यहाँ पे चेंजेस जो आपने किए, वो चेंजेस, मतलब आपने H1 का क्लोजिंग टैग डालना ही भूल गया, आप क्लोजिंग टैग H1 का, राइट, और आपने S2 से स्टार्ट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली समझ गया कि आपने यहाँ पे इस चीज़ को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक। बट ध्यान रखना, ये चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हैं, बट जनरली आप हमेशा जब आप किसी का ओपनिंग डाट डालेंगे तो उसका क्लोजिंग डाट डालने नहीं डालेंगे। एक्चुअली में अगर आप VS कोड में कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा टैग डाल दिएगा ना तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग आ जाता है। जैसे यहाँ पे डालता हूँ मैं H3, तो पर H3 मैंने डाल दिया, देख रहे क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया आपका, तो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस अगर नहीं आ रहा है, इन केस अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप डालेंगे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? आपको डालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल सिंटैक्स। एंड हमेशा हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसका IQ 0 होता है, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी पर्सन जिसका पर्टिकुलर एक सर्टन IQ है, बट आप एक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हर चीज़ इसकी फॉलो करें, क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज की तरह नहीं है, मतलब इसको नॉर्मल लैंग्वेज की तरह इसको समझ नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? एक सेकंड, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो मैं क्या बोला था कि आप ऑब्वियस सी बात है, आप एक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हो, डिवाइस का IQ क्या है, हमारा 0 है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट कि आप सारे प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करें, ठीक, ओके। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, हेडिंग टैग, ठीक। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जैसे सपोज मालूम मैं एक सारा टैग हटा देता हूँ, एक सेकेंड सॉरी, काम करता हूँ ना, सारा टैग हटाने के लिए हटाना पड़ेगा कि मेरा कंटेंट भी हट जा रहा है, इसलिए मतलब मैंने सारा क्लोजिंग टैग हटा दिया, राइट। यहाँ पे एक बार मैं क्या करता हूँ, H2 डाल देता हूँ, हटा देता हूँ, लेट्स, वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, देखो अब क्या होता है। इसको मैं सेव कर दिया, ठीक। ना अगर हम अगर इसको ओपन करते हैं, इसे इसी को ओपन करते हैं, तो आपको ऑब्वियस बात देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, अगेन आपको कोई पर्टिकुलर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रहा, ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने पहले ही बोला था आपको, क्या बोला था कि ये दूसरा टैग आपका चालू हो रहा है ना, तो ये समझ जा रहा है इस चीज़ को कि आप जो कर रहे हैं वो
आप जो कर रहे हैं वो चीज़ ऑटोमेटिकली एंड हो जा रहा है, राइट? मैं यही कहना चाह रहा था। तो ये पार्ट इतना क्लियर है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, अब आपको बताएं, सारे जो हेडिंग है ना, सारे हेडिंग को मैं हटा देता हूँ, सपोज इस सबको हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था एडवाइजरी नंबर 2 क्या था, कि मैं सबको एक ही टाइप की हेडिंग में डाल देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा, राइट, फिर से वही दिक्कत है। तो सपोज इस टाइप से मेरे पास कुछ, ठीक, यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ H1 चेंज कर, ठीक है ना? नाम मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि सारा का सारा एक ही मेन हेडिंग, मतलब सारा का सारा एक ही फॉन्ट साइज में आ गया, और इनफैक्ट दूसरा चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि सब एक लाइन में है, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पहली बात तो सबका हेडिंग एक ही, H1 ही है सबका हेडिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, सब एक, सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में है, ठीक? तो क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा था? एडवाइजरी नंबर 1 क्या था, कि आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में हेडिंग यूज़ करिए, ठीक? उसका भी यूज़ आप समझ जाएँगे, ऑब्वियस सी बात है। आप देख रहे हैं कि ना, सीक्वेंशियल ऑर्डर हेडिंग करने से क्या होता है कि प्रॉपर्ली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साइज़ में डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक? अगर आप अचानक जंप कर जाएँगे H1 से H4 में, तो बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस आ जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़, राइट? सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो धीरे-धीरे साइज़ में डिक्रीज़ करेगा फ़ॉन्ट के, तो उससे क्या होगा हमारे पास, एक मतलब अट्रैक्टिव लगेगा हमारा वेब पेज। दूसरा, अगर आप सेम हेडिंग में सारा चीज़ लिखेंगे, जैसे कि मैंने सेम हेडिंग में ही सब कुछ कर डाल दिया, तो क्या हुआ देखने को मिला आपको, ये सेम लाइन में देखने को मिला, प्लस आप देख सकते हैं कि सबका जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, सेम है, तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से तो मेरे को तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, राइट? आपको भी नहीं लग रहा होगा, ठीक? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग द कोड लाइक दिस एंड दिस। आपने यहाँ पे एक बार H1 टैग डाला, लेकिन कोई होशियार आदमी आया, उसने बोला कि नहीं, मैं हर जगह यहाँ पे डालूंगा H1 इस तरीके से, राइट? अब मैं हटा देता हूँ, ठीक? अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ, मैं कर लेता हूँ कॉपी। अच्छा, मैं बार बार माउस से क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखे कि मैं कर रहा हूँ कॉपी। मैं CTR कंट्रोल+C भी डाल सकता हूँ, राइट? उससे लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जिससे आपको दिखे। अच्छा, ये देखो, ये टैग इसका आ ही गया ना ऑलरेडी, राइट? इसको हटा दो, इसको भी एक काम करता हूँ, हर जगह में टैग डाल देता हूँ, यहाँ पे भी टैग डाल देता हूँ, इस लाइन में भी टैग डाल देता हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, बाकी सारा लाइन हटा देता हूँ, अब कोई यूज़ का नहीं, क्योंकि मेरे को जो सिखाना है वो एक आध लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? कॉपी, नाउ यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक? यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक? एंड यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, यार, ठीक? ये मैं ऐसे डाल देता हूँ, यहाँ पे फाइल जाके इसको सेव कर दिया, ठीक? अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, सपोज इसी को मैं ओपन करता हूँ, ओपन। आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कि ये सारा का सारा जो चीज़ है ना, ये सारा का सारा आप डेटा देख लीजिए, सेम सेम फॉन्ट में, क्योंकि सबका हेडिंग क्या है हमारे पास, H1 हेडिंग एलिमेंट है, सेम फॉन्ट में ही है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सब अलग अलग लाइन में, ये अलग लाइन में, ये अलग लाइन में, ये अलग लाइन। क्यों क्यों अलग लाइन में? इसलिए अलग लाइन में है क्योंकि मैं बार बार हेडिंग क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे, बार बार मैं H1 लिख रहा हूँ, बार बार H1 लिख रहा हूँ, बार बार फर्स्ट लाइन में H1 लिखा, सेकंड लाइन में H1 लिखा, थर्ड लाइन में लिखा, हर लाइन में H1 से स्टार्ट किया हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा, वो पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है।
राइट। जब भी आप हेडिंग एलिमेंट को यूज करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कंटेंट रहेगा ना, ये जो आपका कंटेंट रहेगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा। समझ में बात? अगर आप एक बार हेडिंग एलिमेंट यूज किए और यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज किए, जैसे कि मैं अभी जस्ट पहले किया, तो उसमें क्या क्या था, सारा का सारा वो समझ लिया कि एक ही लाइन में लिखा गया। ऑल दो यहाँ पे आपको दिख रहा था कि वो सारा का सारा चीजें क्या है हमारे पास, डिफरेंट लाइन में था, ठीक। बट जब आउटपुट देखे तो सारा का सारा एक ही लाइन में आ गया, राइट। समझ में आ रही है बात में क्या क्या? अगर वो आउटपुट रहेगा मेरे पास तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, राइट। हाँ, एक सेकेंड। अगर ये आउटपुट यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा आउटपुट क्या है हमारे पास, एक ही लाइन में है। जबकि वो सारा सारा से क्या था, प्रोग्राम में तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में लिखा था, बट डिफरेंस क्या था, डिफरेंस यही था कि वहाँ पे मैंने हेडिंग एलिमेंट यहाँ पे डाला और क्लोजिंग एलिमेंट यहाँ पे डाला इसका, ठीक, बीच में कुछ नहीं डाला। तो जो कंप्यूटर है हमारा, वो उसको क्या कर दिया, एक ही लाइन में सब कुछ समझ गया। वो समझ में आई बात? तो अगर आपको हेडिंग एलिमेंट में नेम मतलब क्या करना होता है, हेडिंग एलिमेंट में अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में जाना है, तो आप जैसे जब जब आप दूसरा दूसरा हेडिंग एलिमेंट डालेंगे, यहाँ पे आपने H1 डाला, नीचे अगर आप H2 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी लाइन में आ चुके हैं, ठीक। तो ये सब पॉइंट आपको माइंड में ध्यान रखना है हेडिंग एलिमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर हम लोग ओवरऑल समराइज करें, तो जितना पॉइंट्स मेरे को बताना था हेडिंग एलिमेंट में, वो उन्हें बता दिया है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में ध्यान रखना है। तो एक बार हम लोग वापस से समराइज कर लेते हैं हेडिंग एलिमेंट के बारे में, ठीक। तो इस सबको हटाओ, ठीक। क्या क्या मैंने पॉइंट्स बताया उसको एक बार फटाफट हेडिंग एलिमेंट के बारे में सब समराइज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक। तो हेडिंग एलिमेंट के बारे में मैंने क्या बोला था आपको अभी। तो स्टार्टिंग में एक बार फटाफट रिकैप करें हेडिंग एलिमेंट में क्या क्या सीखे। सबसे पहली चीज, हेडिंग एलिमेंट किस लिए यूज किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हेडिंग डालने के लिए, राइट। दूसरा चीज, हेडिंग एलिमेंट में क्या क्या पॉइंट दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हेडिंग एलिमेंट में जो आपका कंटेंट होगा, कंटेंट विल बी रिटन इन बोल्ड लैंग्वेज। बोल्ड बोल्ड लैंग्वेज कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं कि मैं इसको इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बोल्ड लैंग्वेज मतलब डार्कर फॉर्म में जो होता है ना, डार्क, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देखें, वो तो मैं सारा हटा दिया, वो सारा का सारा चीज आप देख रहे होंगे कि डार्कर फॉर्म में लिखा होगा, राइट। तो जब भी आप हेडिंग एलिमेंट यूज करते हो, जो आपका कंटेंट होगा वो हमेशा डार्क फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि जब आप दूसरा हेडिंग एलिमेंट यूज करते हैं, राइट, जब आप मतलब आपने एक सेकेंड ऊपर जाता है, ठीक। आपने जैसे यहाँ पे ओपनिंग टैग यूज किया H1, अगर आप भूल गए क्लोजिंग टैग लगाना, लेकिन आपने दूसरा H2 यूज किया, तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अच्छा आपने यहाँ पे दूसरा H2 हेडिंग दिया है, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ये जो H1 है हमारा, वो यहाँ पे उसके ऊपर क्या हो गया, हमारे पास क्लोज हो गया, जो कि मैंने आपको करके भी दिखाया था, ठीक। ये दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा। अच्छा, ये गलती से हो तो माफ़ी मिलेगी, बट जानबूझ के कोई टाइम बचाने के लिए कर रहा है तो बहुत गलत बात है। आपको हमेशा प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ करिए प्रॉपर सिंटैक्स, ठीक। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, अच्छा अब ये भी समझ पाओगे कि छः हेडिंग लेवल का क्या मतलब है, राइट। मेन हेडिंग, उसके बाद टॉपिक, फिर उसका सब टॉपिक, फिर उसके अंदर आपको कोई सब टॉपिक डालना है, फिर उसके अंदर आपको कोई सब टॉपिक डालना है, राइट। तो उसी तरीके से हेडिंग का साइज, फॉन्ट साइज क्या होता है, छोटा होता जाएगा, राइट। तो ऑब्वियस बात, अब आप समझ भी गए होंगे, 6 लेवल की हेडिंग की जरूरत तो नहीं पड़ती है डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, राइट। बट कोई अगर बहुत एक्स्ट्रा जीनियस होगा तो उसको मे भी पढ़ सकती है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कंटेंट बोल्ड लैंग्वेज में लिखा जाता है। हेडिंग अगर आपने मतलब क्लोजिंग टैग डालना भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो मतलब जब आप दूसरा मतलब हेडिंग डाल दिए हैं, H2 डाल देंगे, तो वो कंप्यूटर एडजस्ट कर लेगा, कि समझ जाएगा कि अच्छा आपका पुराना हेडिंग जो है वो ऊपर क्लोज हो गया, ठीक। 2 पॉइंट मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप दूसरा हेडिंग डालते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने H1 डाला, आपने यहाँ पे दूसरा हेडिंग जैसे ही डाला, तो वो दूसरे लाइन में लिखा जाएगा। हेडिंग 1 ऊपर वाले लाइन में लिखा जाएगा, हेडिंग 2 दूसरे वाले लाइन में लिखा जाएगा, हेडिंग 3 तीसरे लाइन में लिखा जाएगा, राइट। तो जब जैसे जैसे आप नया नया टैग हेडिंग का डालते हैं, उससे क्या होता है हमारे पास, वो सारा सारा क्या होता है हमारे पास दूसरी दूसरे लाइन में लिखा जाता है, ठीक। ये तीसरा पॉइंट में होता है। अच्छा, चौथा पॉइंट यहाँ पे जो आपकी एडवाइजरी, इसको प्लीज फॉलो करिएगा, राइट। कि पूरे हेडिंग्स टैग्स को सिक्वेंशियल ऑर्डर में यूज करेगा, जंप मत करेगा, H1 से आपने जंप करके आ गया H3 में, राइट। चाहो तो आप मैं वो प्रोग्राम लिख के दिखा दूंगा, बट दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, राइट। आप खुद करके देखो और खुद देखो कि कैसा होता है।
ऑब्वियस सी बात है आपको भी वो चीज़ देख के अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एक का टेबल ऑफ जो मेन कंटेंट उसका मेन हेडिंग है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा और बाकी जो आप लिखना चाह रहे हैं उसका साइज़ बहुत छोटा मतलब उसके कंपैरेटिवली छोटा होगा तो थोड़ा-सा अनइवन लगेगा, राइट? ऑर्गेनाइज़ नहीं लगेगा। तो इसलिए इस एडवाइज़री को आप फॉलो करिएगा। दूसरा क्या है कि सेम हेडिंग को बार-बार यूज़ नहीं करेंगे। वो भी क्या होता है ऑड कर देता है, तो मतलब बोरिंग कर देता है कि आपने सेम साइज़ का ऊपर लिखा है फिर सेम साइज़ का लिखते जा रहे हैं तो वो बोरिंग लगता है, राइट? तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास हेडिंग एलिमेंट के बारे में कहानी थी, ठीक? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने एचटीएमएल में ये भी सीखा आज कि इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा और सी, एचटीएमएल में क्या होता है कि आपका आउटपुट सेव हो जाता है, राइट? आपका प्रोग्राम सेव नहीं होता, आपका आउटपुट फाइल सेव हो जाता है, ठीक? लेकिन हम लोग उस आउटपुट के प्रोग्राम को कैसे देख सकते हैं? राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करिएगा तो आपको साइड में क्या दिख जाता है, पूरा जो आपने पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट किया उसका जो आपने कोड लिखा होगा उस साइड में आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक? तो आज का हम लोग यहीं पे करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आप देख सकते हैं रात का कितना बज रहा है, 2:06 हो रहा है, राइट? तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है एक बात जो मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? एचटीएमएल फाइल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और दूसरे टाइप के हेडिंग मतलब हेडिंग एलिमेंट के सॉरी दूसरे टाइप के एलिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक? तब तक के लिए बाय-बाय। गुड नाइट।